नमस्कार मित्रों, पीएमएस स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति, जिससे मध्य प्रदेश पीएससी और अन्य पीएससी परीक्षाओं के प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम दोनों के ही क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति का अगर संवैधानिक पद देखा जाए तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और वह भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। उनका सिग्नेचर होता है हर एक कार्य में, लेकिन वो वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अर्थात राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थान देखा जाए तो राष्ट्रपति है नाम मात्र की कार्यपालिका, या फिर इसको हम कहें कि राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक प्रमुख। तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। तो इन्हीं में से हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 54 में दिया गया है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंदर एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं और कौन कौन से सदस्य नहीं होते हैं, इससे एमपीपीएससी और अन्य पीएससी परीक्षाओं के प्री में क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही, ध्यान दीजिए कि इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ना तो लोकसभा के, ना ही राज्यसभा के और ना ही राज्यों की विधानसभा के। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पौंडुचेरी, जहां पे अपनी विधानसभा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान है। जब वहां की विधानसभा गठित हो जाएगी तो वहां के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पौंडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यहां भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात इसमें जनता जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीधे भाग नहीं लेती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर जैसे हम प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं, तो उस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में हमारा कोई योगदान नहीं होता, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन करने के दो विशेष कारण हैं, ध्यान रखिए। पहला कारण यह है अप्रत्यक्ष निर्वाचन करने का, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता, इसलिए हमारे द्वारा उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना इतना आवश्यक नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है वो कम खर्चीली है और समय की बचत करती है, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचन काफी जल्दी पूरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो विशेष शब्दों का उपयोग किया गया है। एक है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हम अगर समझें तो इस तरह से है कि जैसे हम निर्वाचन करते समय वोट डालने जाते हैं जब, तो केवल एक ही व्यक्ति को वोट डालते हैं, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर 5 उम्मीदवार हैं तो पांचों उम्मीदवारों को हमें क्रम देना होता है, अर्थात प्रत्येक उम्मीदवार को हमें वोट देना होता है, किस उम्मीदवार को हम प्रथम स्थान पर रखेंगे और किस उम्मीदवार को 5वें स्थान पर। तो जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को हमें क्रम देना होता है। ये होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति का अर्थ। और तब तक इन वोटों की गिनतियां चलती रहती हैं जब तक किसी एक उम्मीदवार को 51% मत ना मिल जाए, 51% मत ना हो जाए किसी एक उम्मीदवार के। दूसरा है आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक पद्धति का मतलब यह है कि इस निर्वाचन में एक विधायक के मत का भार कितना होगा और एक सांसद के मत का भार कितना होगा उसको पहले निकाल लिया जाता है। एक वोट का वेटेज कितना होगा इसको हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर निर्वाचन शुरू करते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन जो दिया गया है अनुच्छेद 54 में। अब देखते हैं अर्हताएं। एक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? पहला तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हताएं रखता हो, अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो जो अर्हताएं हैं वो भी उसे पूरी करनी चाहिए। जैसे 25 वर्ष की आयु, निर्वाचन क्षेत्र का में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये सब बातें भी उसके अंदर होना चाहिए। अगला देखते हैं हम राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश। ये अनुच्छेद 60 में दिया गया है इसके बारे में, अनुच्छेद 60।
फिर राष्ट्रपति की पदावधि 56 वर्ष होती, माफ कीजिए, अनुच्छेद 56 में दी गई है कि 5 वर्ष होती है राष्ट्रपति की पदावधि। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है किसी भी समय। अब जैसे भारत में राष्ट्रपति कितने ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, इसके उलट अमेरिका में राष्ट्रपति को केवल 2 बार ही निर्वाचित होने का अधिकार है, जबकि भारत में राष्ट्रपति कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो ये राष्ट्रपति के हमने महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर दिए। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमपीपीएससी प्री के हिसाब से भी और एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से भी। आपको दोनों ही एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है वो उसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, उसको कहते हैं हम अर्धन्यायिक प्रक्रिया। जैसे कोई अपराध करने पर जो व्यक्ति पर कोर्ट में जिस प्रकार की प्रक्रिया चलती है, लगभग उसी तरह की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर भी चलती है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है, उसके लिए भी केवल एक ही रीज़न है। राष्ट्रपति पर केवल उसी स्थिति में महाभियोग लगाया जा सकता है जब ऐसा ज्ञात हो या ऐसा विदित हो कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण किया जा रहा है, अर्थात संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनके ऊपर राष्ट्रपति द्वारा अपने आप को रखा जा रहा है, तभी केवल महाभियोग लगाया जा सकता है। अब जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो महाभियोग की प्रक्रिया है तो उसमें कौन कौन भाग लेंगे। तो उसमें ध्यान रखेंगे आप, उसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा और दिल्ली एवं पौंडुचेरी की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। संसद के दोनों सदनों के भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ध्यान रखिए, इसमें ये भाग लेते हैं। निर्वाचित भी भाग लेंगे प्लस मनोनीत भी भाग लेंगे। जबकि राष्ट्रपति का जब हम निर्वाचन पढ़ रहे थे तो उसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में निर्वाचित भी भाग लेते हैं और मनोनीत भी भाग लेते हैं। तो देखते हैं हम महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग सदन के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, बशर्ते जब वो प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद वह प्रस्ताव अध्यक्ष को सौंपा जाता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है ताकि राष्ट्रपति द्वारा अपना पक्ष रखा जा सके। उस राष्ट्रपति द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद अगर सदन के सदस्य संतुष्ट नहीं होते, सदन ही संतुष्ट नहीं होता है राष्ट्रपति द्वारा अपना जो जवाब दिया गया है उससे, तो फिर महाभियोग प्रस्ताव को सदन ए में, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, उसमें पास कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो पास किया जाता है वो 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से पास किया जाता है। सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए तो उसके पश्चात वह महाभियोग प्रस्ताव सदन बी में जाता है। सदन बी में जाने के बाद सदन बी जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करता है। जांच करने के बाद अगर सदन बी को लगे कि आरोप सही है तो उसके बाद सदन बी में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से ही पास होता है। जब दूसरे सदन में बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस समय महाभियोग प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति उसी समय से अपने पद से पदच्युत माना जाता है। तो यह थी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।